नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से ऑनलाइन जुड़ जाइए। और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में काम में आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। हम आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और क्या करना है, कॉमेंट्स में अपने आंसर्स बताने हैं कि आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है और अपने हिसाब से टिक करना है। फिर जो भी आंसर अगर आपको नहीं भी आता होगा तो हम गाइड करेंगे और सही आंसर आपको बताएंगे और एंड में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइकन दैट ग्रो ऑन ट्री बार्क आर कॉल्ड। पेड़ की छाल पर उगने वाली लाइकन को कहा जाता है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, पेड़ की छाल पर उगने वाली लाइकन को कहा जाता है। ए माइकोबायोन्स, बी फाइकोबायोन्स, सी कॉर्टिकोलस, डी ए एन बी। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल 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 जो भी लाइकन क्या होती है, फंगस। और फंगस मतलब आपकी कवक और शैवाल का सहसंयोजी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और ऐसी रिलेशनशिप को लाइकन कहा जाता है। और अगर ये है लाइकन अगर पेड़ की छाल पर पाई जाती है तो इसको कहा जाता है सी ऑप्शन कॉर्टिकोलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, एड्स के प्रिवेंटिव ड्रग्स है, एड्स निवारक औषधियां है। ऑप्शन नंबर ए है AZT, बी है HTLV थर्ड, सी है कॉम्बिनेशन थेरेपी, डी है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है AZT, बी है HTLV थर्ड, सी है कॉम्बिनेशन थेरेपी। एड्स निवारक औषधियां, जो भी एड्स की डिजीज है इसमें, ये जो डिजीज है इसमें क्या क्या औषधियां काम में आती हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि कोई बोल रहा होगा AZT है, कोई बोल रहा होगा कॉम्बिनेशन थेरेपी है। देखिए ये तीनों ही दवाइयां बहुत ज्यादा काम में ली जाती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीनों ही दवाइयां एड्स निवारक औषधियां हैं, एड्स निवारक दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं जो कि उपयोग में ली जाती है एड्स का उपचार करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए उपयोग में ली जाती है। रोकथाम मतलब उसको कम करने के लिए, खत्म तो किया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योरेबल डिजीज तो है नहीं, तो जिस पोजीशन पे है उसको बढ़ने से रोका जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम इज, मतलब सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है। द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है। ट्रिलियन का, ए ऑप्शन है ट्रिलियन का, बी ऑप्शन है माइकोबैक्टीरिया का, सी ऑप्शन है साइकन का, डी ऑप्शन है क्विनॉन या फिर सिंकोना का। ट्रिलियन का बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ट्रिलियन का। ट्रिलियन इज द राइट आंसर। सबसे छोटा, स्मॉल साइज, माइक्रोमीटर में इसका साइज होता है, ठीक है, 0.25 लगभग माइक्रोमीटर इसका साइज होगा, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपके ट्रिलियन में पाया जाता है, तो सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है ट्रिलियन का। बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा इज, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है। ब्रायोफाइटा क्या है, पादप जगत का एक पार्ट है, पादप जगत का एक भाग है। पादप जगत को हमने 5 भागों में बांटा था, उसमें से एक भाग है ब्रायोफाइटा। तो पहला ऑप्शन है जूअप्सिस, बी ऑप्शन है डायसोनिया, सी ऑप्शन है अजोला, डी ऑप्शन है मार्सिलिया। सबसे छोटा आपका सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। जिनको नहीं आता उनको हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है या क्या आंसर होगा, तो घबराए नहीं, अपना ऑप्शन तो एटलीस्ट बताएं। जो गलती करनी है यहीं पे कर लीजिए, वहां जाके एग्जाम में गलती नहीं करनी। बिल्कुल सही, जूअप्सिस इज द राइट आंसर। मैंने अच्छे से प्लांट किंगडम पढ़ाया हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लांट किंगडम से, आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जूअप्सिस इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिथोफाइट्स आर फाउंड, लिथोफाइट्स पाए जाते हैं पानी पर, चट्टानों पर, पत्थर पर या फिर बी और सी दोनों पर। लिथोफाइट्स पाए जाते हैं, और लिथोफाइट्स होते क्या है, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। लिथोफाइट्स क्या होते हैं और लिथोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। लिथोफाइट्स क्या होते हैं और लिथोफाइट्स पाए कहाँ जाते हैं। लिथोफाइट्स एक प्रकार की एल्गी है जो कि किस पर उगती है भाई, चट्टानों और पत्थरों पर उगती है, उसे लिथोफाइट्स कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, बी एंड सी, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिथोफाइट्स आर फाउंड इन रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है।
बिल्कुल, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बढ़िया जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, जीरोफाइट्स प्लांट्स आर फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ, मतलब जीरोफाइट्स पौधों की रूट्स पर क्या पाया जाता है, जड़ों पर क्या पाया जाता है। मरुद्वीप पौधों की जड़ों पर पाई जाती है मूल, मूलकोप या धारियां, मतलब रूट कैप, स्ट्राइप्स या फिर मूल और मूलकोप दोनों, मतलब ए एंड बी दोनों। क्या पाया जाता है जीरोफाइट्स पौधों के जड़ों पर, क्या पाया जाता है मरुद्वीप पौधों की जड़ों पर क्या पाया जाता है। देखिए उनकी जड़ों पर क्या पाया जाएगा, एक प्रकार की कवरिंग पाई जाती है, एक प्रकार की कैप पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो वातावरण होता है, जिस प्रकार की रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उसकी जड़ों की पॉइंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो जड़ों की टिप पर, जड़ों के स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या पाया जाएगा, मूल कोप पाया जाएगा, रूट कैप पाया जाएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर है। रूट कैप इसलिए पाया जाता है ताकि उसको सुरक्षित कर पाए जितनी भी रेतीली जमीन है, जिससे आपकी मूल खराब ना हो जाए। मूल का मतलब होता है आपकी रूट, आपकी जड़ें खराब ना हो जाए, पेड़ की जड़ें खराब नहीं हो जाए। तो जितनी भी मरुस्थलीय पौधे हैं, जितने भी डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, उनकी जड़ों पर एक कैप पाया जाता है, जो कि जड़ जैसे जारी होती है, ताकि जड़ जहां पे भी जाए उसको नुकसान नहीं पहुंचे, तो वहां पर रूट कैप पाया जाता है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द किडनी शेप्ड सेल ऑफ स्टोमेटा नोन एज, जो किडनी शेप्ड सेल, किडनी के आकार का, वृक्क के आकार की जो रंध्र पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा है आपसे। ए ऑप्शन है सेल वॉचर, बी ऑप्शन है गार्ड सेल, सी ऑप्शन है सेल ईटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में चाहे आप एनटीपीसी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो, पटवार ले लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके रिपीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन गार्ड सेल इज द राइट आंसर। जो वृक्क के आकार की, किडनी शेप रंध्र के आकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनको रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है। इनको गार्ड सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा पानी वाष्पित ना हो जाए, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, उसको रोकती है, पेड़ से ज्यादा पानी ना उड़ जाए उसको रोकती है, इसलिए इसको रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। तो ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेड स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल इज कॉल्ड, कोशिका में धागे नुमा संरचना वाली पाए जाने वाली चीज को क्या कहा जाता है। कोशिका में पाए जाने वाली धागे नुमा संरचना को कहा जाता है। ए क्रिस्टी, बी काइटिन, सी क्रोमेटिन, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या कहा जाता है, फटाफट से बताइए। ए क्रिस्टी, बी काइटिन, सी क्रोमेटिन, डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से बताइए क्या कहा जाता है। बिल्कुल, जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई देती है वो क्या है, एक तरीके का कंडेंस मटेरियल है, संकुचित पदार्थ है, संघनित पदार्थ है, जो कि किससे, गुणसूत्र का संघनित पदार्थ है, जो कि किस वजह से बनता है भाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स किस वजह से बनते हैं, हमेशा बने हुए रहते हैं। जब भी आप न्यूक्लियस को, केंद्रक को दिखेंगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही दिखेंगे। बिल्कुल सही। वो धागे क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहा जाता है उन्हें, क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्रोमेटिन इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है घर पे बैठ के। ठीक है, 3 मई तक का अपन को मेजर टाइम मिल चुका है पढ़ाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कारा इज फंजाई। ए ऑप्शन है आपका फंजाई, बी ऑप्शन है एल्गी, सी ऑप्शन है वायरस, डी ऑप्शन है बैक्टीरिया। ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है विषाणु, डी ऑप्शन है जीवाणु। कारा क्या है, याद आ रहा होगा आपको। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, तो उनको पता होगा कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। कारा क्या है, कवक है, शैवाल है, विषाणु है या जीवाणु है। बिल्कुल सही। कारा एक प्रकार की क्या है, आपकी शैवाल है। बी ऑप्शन शैवाल इज राइट आंसर। कारा एक आपकी शैवाल है जो कि मलेरिया के उपचार में भी काम में आती है। तो बी ऑप्शन कारा इज राइट आंसर। चलिए
चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिएगा, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर कॉल्ड, या प्लांट वर्ल्ड आर कॉल्ड एज। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ए है ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है थैलोफाइटा, डी है लियोफाइटा। क्यों कहा जाता है इसे पादप जगत का उभयचर? इसे पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उगते तो कहाँ पर है? जमीन पर है, रहते जमीन पर है, परंतु इन्हें जल की आवश्यकता होती है जब भी इन्हें जनन की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ब्रायोफाइटा, बिल्कुल पादप जगत का उभयचर या फिर एम्फीबियन, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। ए ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि रहेंगे तो ये कहाँ पर? थल पर रहेंगे, ये जमीन पर, और इन्हें जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना होगा? पानी में जाना होगा, जल में जाना होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द एल्गी ईटन बाय एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खाई जाने वाली शैवाल कौन सी है? ए अल्वा, बी कारा, सी ट्राइकोडेस्मियम, डी स्पाइरोलीना। जल्दी बताइएगा। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री जब भी जाते हैं तो उनके साथ में कुछ प्रोटीन वाली पदार्थ जाते हैं, प्रोटीन वाली चीजें जाती हैं ताकि वो अंतरिक्ष में अपना जीवन यापन कर सके। वो रोटी सब्जी खाने के लिए तो नहीं लेके जाते, तो खाने में क्या लेके जाते हैं? कौन सी शैवाल लेके जाते हैं? आपको पूरा हिंट दे दिया, शैवाल लेके जाते हैं, और चारों ही ऑप्शन आपके शैवाल के हैं, चाहे वो अलवा हो। कारा के बारे में आपको बता चुकी हूँ, कारा क्या है? मलेरिया के उपचार में काम आती है। अलवा क्या काम में आती है भाई? अलवा एक प्रकार की पत्ता गोभी जैसी दिखने वाली आपकी शैवाल है, जो कि क्या है? सलाद के रूप में खाई जाती है जापान में। ठीक है। सी है ट्राइकोडेस्मियम, जो कि क्या है? एक प्रकार की लाल शैवाल है, जिससे लाल समुद्र हो जाता है, लाल शैवाल। डी है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसी प्रकार की शैवाल है जो कि क्या खाई जाती है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खाई जाती है, एस्ट्रोनॉट्स द्वारा खाई जाती है। स्पाइरुलिना के अलावा एक और शैवाल ऐसी है, क्लोरेला। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया का नाम भी होता है, पर क्लोरेला एक प्रकार की एल्गी है, शैवाल है, जो कि किसके द्वारा खाई जाती है? जो कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लेके जाई जाती है। तो भाई अगर स्पाइरुलिना ऑप्शन में नहीं आए, क्लोरेला ऑप्शन में आए, तो बेझिझक टिक करके आना, आपका ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है, ए माइटोसिस डिवीजन इज फाउंड इन। असूत्री विभाजन पाया जाता है। ए ऑप्शन है जीवाणुओं में, बी ऑप्शन है एनिमल्स में, सी ऑप्शन है विषाणुओं में, डी ऑप्शन है प्लांट्स में। ए ऑप्शन है जीवाणुओं में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है विषाणुओं में, डी ऑप्शन है पादपों में। बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, वायरसेस में, प्लांट्स में। असूत्री विभाजन, जल्दी से बताइए, असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? बिल्कुल सही, ए बैक्टीरिया इज राइट आंसर। देखिए जंतुओं में, ज्यादातर जंतुओं में क्या पाया जाता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और जितने भी हमारे सोमैटिक सेल है, जितनी भी हमारी क्या है वेजिटेटिव सेल्स है, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, समसूत्री विभाजन। चलो ठीक है, 13वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग फेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन में सबसे ज्यादा समय लेने वाला कौन सा चरण होता है? देखिए चारों चरण आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है मेटाफेज, बी ऑप्शन है प्रोफेज, सी ऑप्शन है एनाफेज, डी ऑप्शन है टीलोफेज। सबसे ज्यादा समय कौन सा चरण लेता है? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, सबसे ज्यादा समय कौन सा चरण लेता है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, कोई भी डाउट हो वो भी लिखना, आपके सारे डाउट सॉल्व करे जाएंगे। फटाफट से बताओ सबसे ज्यादा समय कौन सा चरण लेता है, या कौन सा फेज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या टीलोफेज?
बिल्कुल सही। प्रोफेज यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोफेज और एनाफेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्रिएट कर रहे होंगे, बट आपका आंसर है प्रोफेज। प्रोफेज में 30 से 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, क्या काम होता है वो आगे चल के एक और क्वेश्चन है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो प्रोफेज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन प्रोफेज। ठीक है, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। G1 phase of the cell cycle occurs in G1 phase of the cell cycle occurs in कोशिका चक्र में के जीवन चरण में होता है। क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन है नई कोशिका का निर्माण होना, बी ऑप्शन है प्रोफेज चालू होना, सी ऑप्शन है कोशिकांगों का द्विगुणन होना, डी ऑप्शन है गुणसूत्रों का द्विगुणन होना। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, बी ऑप्शन है स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, सी ऑप्शन है डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डी ऑप्शन है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है आपके जीवन चरण में? जीवन चरण जो कि कोशिका विभाजन का एक भाग है, उसमें क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन दिखाई दे सकती है, दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही, सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्रोमोसोम का द्विगुणन भी हो सकता है और कोशिकांगों का द्विगुणन भी हो सकता है, परंतु आपका आंसर क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जो आपके जो कोशिकांग है उनका द्विगुणन, सारे के सारे कोशिकांगों का द्विगुणन क्या होता है? इसी जीवन चरण में होता है। तो 50 भाई आपका सी ऑप्शन, 14 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होता है। लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए द्रव्य में, मैटर में, बी स्ट्रोमा में, सी ग्रेनम में, डी थाइलाकॉइड में। फिर से ऑप्शन देखिएगा, ए द्रव्य में या मैटर में, बी स्ट्रोमा में, सी ग्रेनम में, डी थाइलाकॉइड में। जल्दी से बताइएगा, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण या लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? यह फोटोसिंथेसिस, ये अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है इसे, ये कहाँ पर होता है? ये आपसे पूछा गया है, कहाँ पर होता है? जिसमें सूर्य के प्रकाश की बोलते हैं आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला गया? लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस बोला गया है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से आंसर दो, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल सही, बी स्ट्रोमा। कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा में। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं, सिक्के नुमा संरचना को ग्रेनम कहा जाता है और बाहर द्रव्य को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। उस द्रव्य के स्ट्रोमा में ही क्या होता है? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण या लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पायरुवेट फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज इन यूनिसेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज, जो कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ग्लूकोजिनोलाइसिस, ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी फॉस्फोराइलेशन, डी ANB। क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बिल्कुल सही, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, फॉस्फोराइलेशन या ANB। क्या होगा आंसर? फटाफट से बता दो। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आंसर होगा। देखो, ग्लाइको वर्ड कहाँ से आया? ग्लूकोज से, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो ग्लूकोज से टूट के पायरुवेट का बनना, इसलिए बी ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस। जीनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज का निर्माण होना, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज का निर्माण होना ग्लूकोजिनोलाइसिस कहलाता है। 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस टेक प्लेस है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है ए इन मसल पेशियों में, बी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, सी क्रिस्टी में, डी ANB। पेशियों में या कोशिका द्रव्य में, क्रिस्टी में कहाँ पर होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। चलिए
18 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। प्रोफेज के बारे में अपन ने पहले भी बात करी थी। सबसे लंबा माइटोसिस में असूत्री विभाजन में सबसे ज्यादा समसूत्री विभाजन में सबसे ज्यादा समय लेने वाला चरण है प्रोफेज। चलो यहाँ पर पूछा है प्रोफेज में क्या होता है। कोशिका द्रव्य का द्विगुणन, केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना, गुणसूत्रों का द्विगुणन होना, या डी ऑप्शन कोशिका का विभाजन होना। फिर से सुनिए ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव्य का द्विगुणन होना, बी ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना या डिप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डी है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। क्या आंसर होगा फटाफट से बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होता है प्रोफेज में? एक डिप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना चालू होता है प्रोफेज में और इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो भाई बी ऑप्शन आपका सही है, डिप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना। ठीक है, चलो 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। सेंट्रोसोम डिवाइड्स टू फॉर्म, ए ऑप्शन है सेंट्रोमियर तार केंद्र, बी ऑप्शन है सेंट्रोसोम फाइबर्स तारककाय तंतु, सी ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल तंतु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है सेंट्रोमियर, बी ऑप्शन है सेंट्रोसोम फाइबर्स, सी ऑप्शन है स्पिंडल तंतु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आंसर होगा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका निर्माण होता है? बिल्कुल सही, स्पिंडल फाइबर्स का, जो कि आपका कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। कोशिका विभाजन में दो जगह क्रोमोसोम को अलग अलग करने में, गुणसूत्रों को अलग अलग करने में, एक पोल पर निर्धारित करने में, अलग अलग जगह खींचने में मदद करते हैं। आपको अच्छे से सेल डिवीजन समझाया हुआ है, स्पिंडल तंतुओं का क्या महत्व है वो भी समझाया हुआ है स्पिंडल फाइबर्स का। तो सी ऑप्शन स्पिंडल फाइबर्स इज राइट आंसर। ठीक है, अभी तक आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से जारी होगी। आप सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।